लिखना है और कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे लिखने हैं, इनकी आउटलाइन कैसे बनाई जाती है। अगर आप ये जो हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉपिक लिख दी हैं, अगर इनके अलावा अगर कोई ऐसे आ जाता है, देन हाउ कैन यू मैनेज आउटलाइन यूर। तो आपने ये जनाब ये सारी बतानी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंग्लिश ऐसे आपका कंपोजिशन आपकी ये इंशाल्लाह आप जो है अपना टारगेट बनाएंगे कि 70+ में मार्क्स लेने हैं हमने, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपके नंबर आ भी जाएंगे। तो ये पहले सर जाफिर नवाज साहब जो हैं ये पहले PMS CSS के जो स्टूडेंट हैं इनके पास फिज़िकली मतलब इनके घर में एक अकेडमी बनाई हुई है, और वैसे ये गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर के अंदर सर्व करते हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये लेक्चर जो है डिलीवर करते हैं। तो लिहाजा मैं क्लास उनके हवाले कर रहा हूँ। जब इनकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं जो है आपको रेवेन्यू लॉस जो है आखिर में पढ़ाऊँगा, ठीक है जी जनाब। ओके, सब कुछ आवाज़ क्लियर है? ठीक हो गया। ये बैठो जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं पहले अपना सर असलैन साहब ने भी आपको इंट्रोडक्शन मेरा करा दिया है, तो मैं दोबारा करा देता हूँ। मेरा नाम जाफिर नवाज़, इंग्लिश MPhil इंग्लिश किया हुआ है मैंने, और एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, और गवर्नमेंट जॉब है हमारी। और वीकेंड पे हम जो है ना वो डिफरेंट क्लासेस लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और PMS और CSS की क्लासेस भी फिज़िकली जो है वो भी मैं लेता रहा हूँ। ऑनलाइन के ऊपर जो है वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और इंशाल्लाह हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और आप इंजॉय करेंगे आप इस लिहाज से जो है। तो इंट्रोडक्शन मैंने अपना करवा लिया है, और अब हम अपने जो तहसीलदार के लिए जो 100 मार्क्स का जो पेपर आता है इंग्लिश का, उसकी हम जो स्कीम है, जो उसके पेपर से क्वेश्चन कितने आएंगे और उस कितने नंबर का कोई क्वेश्चन होगा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है कि ये आप अपना सिलेबस लिख लें। आवाज़ आ रही है बेटा आपको? जी आवाज़ नहीं, ठीक है, थैंक यू बेटा। तो ऐसे जो है ये 50 मार्क्स का होगा। ऐसे पहले नंबर के ऊपर आप लोग नोट करना, नोट भी करते चले जाएं। ऐसे 50 मार्क्स का होगा, और इसके ऊपर जो है वो आपको 20 से 25 पेजेस के ऊपर जो है वो आपको ऐसे जो है वो लिखना होगा। ऐसे जो है नंबर 2 प्रेसी होगी। प्रेसी कंप्रीहेंशन के आमतौर पे BS लेवल के ऊपर या इसके ऊपर आपको कुछ या कम अज़ कम मेरे ख्याल में आई थिंक के मैट्रिक लेवल के ऊपर कंप्रीहेंशन के पेपर तो आता है, प्रेसी का नहीं आता। कंप्रीहेंशन जो आप लोग जिनके पैराग्राफ दिया होता है और उसमें से आप लोग जो है वो करते हैं 5 सवाल वो करते हैं, वो कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन होते हैं। प्रेसी होता है किसी को मुख्तसर कर देना, एक्ससार कर देना, छोटा कर देना। यानी टोटल आपके पास जितना मटेरियल दिया होगा उसका आपको 1/3 में आपको जो है ना वो कंसाइज करके वो छोटा करके आपको लिखना होगा। तो ये 15 मार्क्स का होगा। तीसरे नंबर का जो है वो आपका इसका कंप्रीहेंशन का होगा पेपर, वही वाला कंप्रीहेंशन साफ ज़रा है, जहाँ पे इस लेवल के ऊपर बात तो इतना इजी तो नहीं देगा जितने कि मैट्रिक लेवल के ऊपर वो दिया होता है। तो वो कम से कम इतना कि आपको एक्सपीरियंस तो है ना कि कंप्रीहेंशन के पेपर या क्वेश्चन जो है वो किस। स्क्रीन भी ब्लर हो गई और आवाज़ भी कट रही है जी। तो आप जो है ये मैं आराम आराम से बात करें दूसरा। जी जी, आप थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर आ जाएगी, टेंशन नहीं। अच्छा बेटा, ये ऐसे के बारे में हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया। और दूसरे नंबर पे जो प्रेसी है, प्रेसी जो है ये 20 मार्क्स की पेपर में आएगी। और उसमें मैं आपको थोड़ा इसके बारे में ये बता दूं कि जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उसका आपको 1/3 जो है ना वो वंस अगेन आपको उसको कंसाइज करके और उसको समझ के आपने उसको ब्रीफ करके जो है वो लिखना होता है। यानी जिसको किसी हद तक आप लोग ये कह सकते हैं, जैसे आप लोग मैट्रिक लेवल पे आप लोग खुलासा लिखते थे, खुलासा, समरी का वर्ड भी यही वर्ड है, लेकिन प्रेसी आई थिंक इस मीनिंग्स में कि आपको उसके ऊपर आप बाउंड होते हैं कि आप 1/3 लिखेंगे टोटल पैराग्राफ का। तो नेक्स्ट कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन सेम वैसी ही होगी जैसे आप लोग मैट्रिक में क्वेश्चन आंसर्स आप करके आए हैं, आप इस हद तक पहुंचे हुए हैं। तो कंप्रीहेंशन का भी असल कंप्रीहेंशन का भी मीनिंग मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक लफ्ज़ है कंप्रीहेंड, COMPREHEND। कंप्रीहेंड का मानी होता है समझना, समझ बूझ।
इवन कि अगर आप कोई बुक्स उठाएं किसी भी क्लास की, छठी की, सातवीं की, आठवीं की, तो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आगे लफ्ज़ एक्सरसाइज दिया होगा, बल्कि अब तो उन्होंने एक्सरसाइज का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया, कंप्रिहेंशन लिखा होता है। कंप्रिहेंशन लिखते ही इसीलिए हैं कि आया बच्चे ने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है, क्या उसको उस चैप्टर की समझ आई है या नहीं आई। वो कंप्रिहेंशन का लफ्ज़ जो ऐड करता है कि वो 6-7 सवाल पूछ लेता है। अगर बच्चे ने उसको 6-7 सवाल के आंसर दे दिए, इट मीन उसको पूरा चैप्टर आता है, उसको उस चैप्टर की समझ आई है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी उसमें से दे देता है। बाकी भी मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं क्वेश्चन आंसरिंग के, ताकि ये देखने के लिए कि आया कि उसको जो चैप्टर जो उसने पढ़ा है 1.5 सफ़े का, 2 सफ़े का, उसको वो समझ पाया है या नहीं समझ पाया। तो कंप्रीहेंशन का मीनिंग आप पहले समझ लें। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझ बूझ, समझना उस चैप्टर को जो आपने पढ़ा। उसके बाद वो आपसे फिर मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस करता है, ये चेक करने के लिए कि आया स्टूडेंट को उसकी समझ आई है या नहीं आई। तो जो कंप्रीहेंशन का वर्ड को इतना नया नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है 10 मार्क्स की। ट्रांसलेशन जो है वो उर्दू टू इंग्लिश होगी। उर्दू में दिया होगा पैरा, आपको उसकी इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन जो है वो करना होगी, 10 मार्क्स की होगी। नेक्स्ट ईडियम्स आएंगे, ईडियम्स 5 मार्क्स के होंगे। तो ये उसके बाद एक प्रीपोजिशन भी 5 मार्क्स की है। प्रीपोजिशन में ये है, अगर आप प्रीपोजिशन का ये ऐड करें तो ये टोटल मार्क्स बनते हैं 105। उसमें ये होगा कि अगर वो प्रेसी दे देगा आपको 20 मार्क्स की, तो जो प्रीपोजिशन है वो क्वेश्चन नहीं देगा वो। और अगर वो प्रेसी 15 मार्क्स की देगा तो इट मीन्स कि फिर प्रीपोजिशन का ज़रूर क्वेश्चन वो पुट करेगा, और इस तरीके से टोटल मार्क्स जो है वो 100 बन जाएंगे। तो मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, यानी ऐसे 50 मार्क्स का, प्रेसी 20 मार्क्स की, कंप्रिहेंशन 15 मार्क्स की, ट्रांसलेशन 10 मार्क्स का, ईडियम्स 5 मार्क्स के, और जो प्रीपोजिशन है वो 5 मार्क्स के, उस सूरत में जब प्रेसी 15 मार्क्स के वो एग्जामिनर वो देता है। तो ये आपकी टोटल जो सिलेबस की जो तकसीम है ये हमने आपको करके दे दी। और इंशाल्लाह हम एक एक टॉपिक को, यानी एसेस के ऊपर भी लेक्चर देंगे, प्रेसी पे देंगे, फिर कंप्रिहेंशन पे देंगे, ट्रांसलेशन है, ईडियम्स है, और हम आपको अच्छे अंदाज में पढ़ाएंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे। तो अब जो चूँकि पहला और बहुत अहम टॉपिक हमारा जो है वो एसेस के ऊपर है, मुश्किल भी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको ऐसी गाइडलाइन देंगे, ऐसा समझाएंगे कि आपके लिए मुश्किल जो है वो आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। तो एसेस जो इम्पोर्टेंट एसेस हैं वो 7 एसेस हमने जो है ना ये सिलेक्ट किए हैं। आप इन 7 एसेस की तैयारी करें, इंशाल्लाह एक ऐसे जो है वो आपके पेपर में लाजमी आ जाएगा। मज़ीद भी इसमें कमी बेशी करना पड़ी तो हम बाद में कर लेंगे। फ़िलहाल हम आपके लिए 7 एसेस लिख कर आपको जो है वो हमने पेश किए। तो उसमें जो है इसमें ये, और आपको जो है जो पूरे ऐसे जो कि सॉफ्ट कॉपी में जो है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह वेरी सून। तो आउटलाइन जो है किसी तमाम एसेस की जो आउटलाइन है उनकी जो है वो हम आपको सॉफ्ट कॉपी जो हम आपको बहुत जल्द वो प्रोवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट अब हम हमारा एसेस के नाम जो है वो 7 जो है वो आप ऐसे देख लें। सबसे पहला है वीमेन एम्पावरमेंट, यानी ख़वातीन को जो है वो मुआशरे के अंदर एक मकाम देना है, एक प्लेस है उनका, क्योंकि किसी माशरे में तो 51% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, तो उनको अगर आप माशरे में साइड लाइन पे रखेंगे तो आपका माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसके ऊपर एक टॉपिक है आउटलाइन वीमेन एम्पावरमेंट, यानी पावर से एम्पावरमेंट बनाया और एम्पावरमेंट बना, यानी औरतों को बाइख्तियार बनाना, औरतों को उनके राइट्स देना, उनके हकूक़ देना। नंबर 2 के ऊपर है आपका डेमोक्रेसी विदाउट जस्टिस इज टिरनी, यानी जमहूरियत जो है अगर उस जमहूरियत में इंसाफ नहीं है, डेमोक्रेसी में अगर इंसाफ नहीं है तो वो जुल्म है। टिरनी मीन जुल्म, डेमोक्रेसी के साथ उन्होंने वर्ड टिरनी ये वो अपने सेम साउंड वो दे रहा है, इसलिए वो वर्ड यूज़ किया कि जुल्म का वर्ड और भी लगा सकते थे, क्रूअल्टी लगा सकते थे, अलफ लगा सकते थे। तो टिरनी मीन जुल्म, यानी अगर जमहूरियत में जस्टिस नहीं है तो ये एक माशरे के ऊपर एक बहुत बड़ा
वो जमहूरियत जो है वो जुल्म बनेगी। तो ये आपका टॉपिक ये सिलेक्ट किया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 3 के ऊपर है इन्फ्लेशन इज अ रिजल्ट ऑफ पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज आर अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वोज। आप पहले मीनिंग लिख ले आप कि आई थिंक इसमें मुश्किल वर्ड जो है वो वोज का है। वोज मीन दुख और ये तकलीफ, WOE वोज दुख तकलीफ को कहते हैं। यानी कहता है कि जो इन्फ्लेशन है, जो अफरात ज़र है, अब अफरात ज़र जी तो आवाज़ आ रही है। अच्छा, अफरात ज़र है, महंगाई की वजह से ये जो जो पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, उन पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से हुकूमत को जो है वो नई करेंसी जो है वो छापना पड़ती है। जिस वक्त वो नई करेंसी छापती है तो इकोनॉमिक के असूल के हिसाब से उनको चीज़ों में महंगाई करना पड़ती है। तो इन्फ्लेशन यानी पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनी, या पार्ट ऑफ ग्लोबल वो जब आलमी हालात के तनाजुर में भी समटाइम्स जो है वो इन्फ्लेशन करना पड़ती है। समटाइम्स अभी रशिया यूक्रेन की जंग लगी हुई है, और अभी रिसेंटली एक हफ्ता हुआ है, और इसराइल और फ़लस्तीन की जो है वो जंग लगी हुई है। तो इन वजूहात की बिना पर भी आपके पूरे इसमें खित्ते में, ये पूरी दुनिया में जो है वो मसाइल आते हैं, और वो मसाइल पर हर मुल्क जो है वो उसको सफ़र करता है। तो इसमें वो कहता है कि क्या इन्फ्लेशन जो आपके माशरे में है, आपके मुल्क में है, क्या वो पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से है, या पार्ट ऑफ ग्लोबल वोज है, जो पूरी दुनिया में जो है दुख तकलीफ जो मुसीबतें हैं, या उनकी वजह से हमारे माशरे में इन्फ्लेशन जो है वो आया हुआ है। आप दोनों के ऊपर जो है इसके ऊपर भी आपको वो राय देना पड़ेगी। यानी दोबारा इसको ट्रांसलेशन कर रहा हूँ कि अफरात ज़र क्या ख़राब माशी पॉलिसी का नतीजा है, या जो दुनिया के अंदर ग्लोबल वोज, दुनिया में जो मुसीबतें हैं या जो जंगें हैं या जो खराबियां हैं, उनकी का हिस्सा है इन्फ्लेशन जो है। तो नंबर 3 के बाद नंबर 4 के ऊपर है ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो दुनिया में जो इसकी आलूदगी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी गैसेस की वजह से वो जो टेम्परेचर जो है वो दुनिया का बढ़ रहा है इन्वायरमेंट का, वो और उसकी काजेज क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और उसका सलूशन क्या है। वैसे देखा जाए तो जितने भी हमारे ये जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर हमने ऐसे दिए हैं, वो उनका किसी भी ऐसे को जब हम छेड़ेंगे तो उसमें होना यही है कि आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद उसकी काजेज, और उसके बाद उसकी इफ़ेक्ट्स, और उसके बाद उसकी रेमेडीज़ और सलूशन एक ही वर्ड है। रेमेडी को वैसे इंग्लिश में, उर्दू में इलाज कहते हैं, तो सलूशन का मतलब ही सॉल्व करना, उसका सलूशन ढूंढना उसका, तो एक ही बात हो जाती है। नंबर 5 के ऊपर है द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है दुनिया पूरी के अंदर, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उसका पाकिस्तान पे क्या असर होगा, यानी खसूसन तौर पे पाकिस्तान के ऊपर उसका क्या। कुछ आवाज़ ठीक आ रही है कुछ बेटा आवाज़ ठीक आ रही है आपको? बिल्कुल सही है। सही आ रही है, ठीक है। तो जी जी बेटा, किसी को मसला तो बताए। अच्छा, आवाज़ ठीक नहीं आ रही और पिक्चर ब्लर आ रही है, स्लो ठीक ऐसा ही है बेटा? ठीक हो जाएगी। अच्छा, ऐसा है कि वो रिकॉर्डिंग हो रही है कुछ। ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ठीक हो रही है, वैसे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और वो आपको भेज दी जाएगी। अच्छा जी, दोनों को प्रॉब्लम कह रहे हैं कि नेट प्रॉब्लम भी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, किसको प्रॉब्लम आ रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको? एक तो आप जी जी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपका नेट का इशू हो सकता है। अपना नसीम क्लास में मौजूद हो? और किसी बंदे को आ रहा है क्लास में, 2 बंदों के अलावा? अच्छा, इसमें जो है ना, यार अपना वॉल्यूम म्यूट कर दें। मैं इधर से अभी आवाज़ बंद कर रहा हूँ। ये सर जो है मुकम्मल पढ़ा लेंगे, आखिर में मैं इसको वॉल्यूम ऑन करूँगा, फिर आपने सवाल करना है, ठीक है? जी,
अच्छा, तो अब जो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान का ये जो क्वेश्चन है, ये इसकी ज़्यादा समझ आपको उस एग्ज़ाम्पल से आएगी कि लास्ट ईयर आपके इसमें सिंध में और बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई, इतनी रेनफॉल हुई कि वो पूरे एरियाज जो है वहाँ पर 8-8 10-10 फुट का पानी जो है वो जमा हो गया, और वो पूरा सिंध और आपका बलूचिस्तान के एक बिग पार्ट ऑफ बलूचिस्तान जो है वो फ्लड का शिकार हो गया था। तो वो हुआ क्यों? वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था कि वो क्लाउड बस्ट हुआ और वो रेन्स जो थी, रेनफॉल 20-30 डेज तक होती रही थी। तो ये क्वेश्चन कम से कम पिछली साल की जो एग्ज़ाम्पल है हमारे मुल्क में जो हुआ था, वो बड़ी एक ये समझ लें कि एक एविडेंट एग्जांपल है आपको इस ऐसे को क्लियर करने के, समझाने के लिए। नेक्स्ट है नंबर 6 के ऊपर है ब्रेन ड्रेन। पहले मैं आपको ड्रेन का मीनिंग देना चाह रहा हूँ। ड्रेन का मानी वैसे तो थोड़ा नेगेटिव सेंस देता है, उसका मतलब इतना अच्छा पहलू नहीं बनता। ड्रेन कहते हैं गंदे पानी की जो नालियाँ हैं, उनका उर्दू में कहते हैं नकासी है आब, उसको ड्रेन कहते हैं। इवन के अगर ड्रेन का और मीनिंग भी लें कि अगर हमारी बॉडी से जो है वो कोई फ्लूइड्स और कोई पीप या कोई ब्लड वगैरह अगर कोई बह रहा है तो उसको भी कहते हैं ड्रेनेज ऑफ ब्लड। तो ड्रेन कर देना, निकल जाना, खारिज हो जाना, बह जाने के मीनिंग्स में है। और ड्रेनेज सिस्टम साफ, पूरा सेवरेज सिस्टम जो है वो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेन मीन खारिज हो जाना, निकल जाना। अब ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है? ब्रेन ड्रेन को अगर वैसे टर्म में यूज़ किया जाए तो वो ये है कि हमारे मुल्क में 1 लाख बंदा एक महीने में मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा है। और जो मुल्क से जो बंदा जा रहा है वो कोई ऐसा कोई अनपढ़ आदमी या कोई जो समझ लें कि कोई यो समझ लें कि कोई बेकीमत बंदा तो नहीं है। वो जहाँ पढ़ता है, बड़ा होता है, जवान होता है, पढ़ लिख के कुछ करने के लायक जब वो बंदा होता है तो पता चलता है कि वो बंदा बाहर चला गया। भाई जब तक आप लोगों ने बनना था, जिसको रियासत का, कौम का, अफराद का खर्च आया उस बच्चे के बंदे के ऊपर, वो 20-25 साल का हुआ और जब वो कुछ देने लायक होता है तो वो बंदा बाहर चला जाता है। तो ये है ब्रेन ड्रेन, यानी हमारा जो ब्रेन है वो ड्रेन हो रहा है, वो मुल्क से निकल रहा है, मुल्क छोड़ के जा रहा है, वो मुल्क से खारिज हो रहा है। अगर ब्रेन ही हमारे मुल्क से ड्रेन हो जाए, निकल जाए, तो अब हमारे मुल्क को कौन संभालेगा? 1 लाख बंदा एक महीने में जा रहा है। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग मामला है कि क्या बनेगी हमारे इस मुल्क के साथ जो है कि इतनी बड़ी तादाद का जो है वो इनखला हो रहा है, और वो भी ब्रेन का हो रहा है, आम आदमी का नहीं, ब्रेन का हो रहा है। वो जो जिस वक्त दे सकने की पोजीशन में होता है, सर्व करने की पोजीशन में जब एक इंसान आता है तो वो बाहर चला जाता है। उसके बाद है जी आपका वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, काज्ड एंड रेमेडीज। क्राइसिस मीन मसला, और क्राइसिस की जमा क्राइसिस भी हो सकता है, यानी अगर CRISIS के साथ SES कर दें तो क्राइसिस। तो क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में पानी का मसला। नेक्स्ट है कि उसकी काजेज क्या हैं उसके, और उसके बाद उसकी रेमेडीज क्या है, यानी काज इफ़ेक्ट्स भी यहाँ पे होना चाहिए था, आई थिंक मैंने नहीं लिखा, मैं अब लिख देता हूँ। तो काजेज, इफ़ेक्ट्स एंड रेम लिख दिया अभी। वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, काजेज एंड काजेज, इफ़ेक्ट्स एंड रेमेडीज, इस मीनिंग्स में कर लें काजेज, इफ़ेक्ट्स। अच्छा, आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी ऐसे इस किस्म का होता है तो वो 3 मामलात के ऊपर होता है, यानी उसकी उस प्रॉब्लम माशरे में जो हुआ उसकी काजेज क्या हैं, काजेज मीन वजूहात, उस काज के बाद उसके इफ़ेक्ट्स माशरे पे क्या पड़े हैं, नंबर 2। नंबर 3 के ऊपर इनका सलूशन क्या है। तो ये जितने भी आपके पास ये जो ऐसे आए हैं, ये सारे सोशल इश्यूज़ के ऊपर ज़रा सर ने ऐसे सिलेक्ट किया है, और हम दोनों ने बैठ के कि बच्चे जो है वो इस अंदाज में करें ताकि उनका तकरीबन सेम ही जो उनका जो पैटर्न है किसी भी ऐसे का
वो एक जैसा ही रहे। और भी इश्यूज इस किस्म के ऐसे होते हैं कि जो इनसे हट के होते हैं। तो यानी कि किसी भी, इसको उठा के देखें, इसको उठा के देखें, इसको उठा के देखें, आई थिंक तकरीबन सब का ही वो सेम है, यानी काजेज, इफ़ेक्ट्स और रेमेडीज़। वजह क्या है, इसके होता क्यों है ये ऐसा मसला जो है, नेक्स्ट उसकी असरात माशरे पे क्या पड़ते हैं, और नंबर थर्ड के ऊपर है कि उसका सलूशन क्या है। रेमेडीज़ और सलूशन एक ही बात होती है। आज जो हमारा वैसे इसका सिलेबस हमने बता दिया, और उसके बाद एसेस भी हमने 7 बता दिया, बट डिटेल के साथ आपको बता दिया। आज जो हम टॉपिक ये चलना है इसके ऊपर जो है कि वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आज हम इसकी आउटलाइन जो है वो, और उसके साथ उसकी जो बाकी डिटेल में होगी वो हम आपको शेयर करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं। तो बाकी एसेस के ऊपर इंशाल्लाह फिर वक्तन जो है वो, जैसे हमारा टाइम टेबल है सारा आपको इन्फॉर्म करेंगे, हमें भी बताएंगे। तो हम आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह वो कांटेक्ट में रहेंगे और आपको पढ़ाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, इफेक्ट्स एंड रेमेडीज। बता दो भैया। जी, तमाम स्टूडेंट का मसला हल हो गया। अपना स्क्रीन शॉट और स्क्रीन और आवाज़ का इशू ख़त्म हो गया। अच्छा, ये जो है ना, आप देख लें कि ये जो ऐसे हैं ना 5, ये मैंने खुद इसलिए सिलेक्ट कराए हैं क्योंकि मेरा तजर्बा इसमें ज़्यादा है। तो आपने जो है इनको अच्छी तरह से करना है, और आउटलाइन तमाम की बनाएंगे, आउटलाइन सब की लिखवाई जाएंगे आपको। और इसके अलावा आउटलाइन के साथ आपको ऐसे भी दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप जो है उसके अंदर मज़ीद अपना मटेरियल शेयर करें। तो आपका इंशाल्लाह ऐसे के अंदर जो है अपने टारगेट बनाएंगे कि 70+ में मार्क्स लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सर इधर से हो जाए। अच्छा, सीधे वो करें ना। यार इसमें आप उर्दू इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करें, और दूसरा जल्दी जल्दी से उर्दू करें कि आप यस, वाटर क्राइसिस, काजेज, इफेक्ट्स एंड रेमेडीज, ये हमारा आज का टॉपिक है। उसमें जो आउटलाइन होंगी, उस आउटलाइन में जो पहला आपको वाटर क्राइसिस के साथ साथ आप ये सर ये जो है ना, जो आपने हेडिंग दी इसे इंट्रोडक्शन की, इसे कोई बात नहीं, अच्छा ऐसे कर लें, इससे हेडिंग दी उसकी। जी, इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट एक जो ये आपको देना पड़ेगा, इसका थीसिस स्टेटमेंट। इसका ये मीनिंग ये है कि आपका जो टॉपिक है इसके ऊपर आप फ्यू लाइंस जो है वो 5 6 10 लाइनें जो है वो आप उसके ऊपर ज़रूर लिखेंगे कि आपका ये जो वाटर क्राइसिस है ओवरऑल जो है, आप इसका जो इंट्रोडक्शन जो है वो आप इसके ऊपर जो है वो ज़रूर आपको ये करना पड़ेगा। कंप्लीट लिख के फिर डिजाइन करें। अच्छा जी, थीसिस स्टेटमेंट के बाद फैक्ट्स। अच्छा जी, तो पहले हम थोड़ा इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं टॉपिक जितना भी है, और नेक्स्ट बाद में हम आपको इसकी जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। सर लिखने के साथ बोलते भी रहना, पढ़ते भी रहना सर। जी, थीसिस स्टेटमेंट, फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स अबाउट पाकिस्तान। उसमें जो फैक्ट्स और रिपोर्ट्स आपके पाकिस्तान के बारे में कौन कौन सी इदारे दे रहे हैं। एक है UNDP, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP ने रिपोर्ट्स पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस के ऊपर दी हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक जो है उसने रिपोर्ट्स दी हैं। और नंबर 3 थर्ड के ऊपर जो है वो PCR WR।
PCRWR का ये मीनिंग है कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसोर्सेज इन वाटर रिजर्वायर्स, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर इसकी रिसोर्सेज, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है इस पानी के इशू के ऊपर जो है पाकिस्तान सिचुएशन। यस, नंबर 4 के ऊपर आपका जो हम इंशाल्लाह आउटलाइन में आपको समझाने की विषय रीजंस ऑफ वाटर क्राइसिस। कि वाटर क्राइसिस के रीजन जो हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले जो रीजन ऑफ वाटर क्राइसिस है उसमें है कि पुअर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। पुअर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। पुअर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, ये आपका पहला जो इसमें जो इसकी है रीजन ऑफ वाटर क्राइसिस है। सबसे पहली बात क्या है इसकी कि पुअर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। नंबर 2 के ऊपर है मलेशियस डिजाइन ऑफ इंडिया। मलेशियस MALACIOUS, मलेशियस का मतलब होता है बड़े भयानक किस्म के और बड़े खौफनाक किस्म के। अच्छा, डिज़ाइन का मीनिंग वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी चीज़ का डिज़ाइन बनाना। डिज़ाइन का मीनिंग अज़ैम के मीनिंग में भी लेता है कि अज़्म किया, उसका मतलब क्या, यानी भयानक ना उसके अज़ैम, इंडिया के भयानक अज़ैम, हिंदुस्तान के बड़े बदनीति के ऊपर मबनी जो इरादे होते हैं उसको भी आप लोग इन मीनिंग्स में देख सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर है आपका श्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज एंड वाटर लॉस। श्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज एंड वाटर लॉस। मलेशियस डिजाइन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का भयानक अज़ाइम, इंडिया के आप डिज़ाइन के साथ बेशक आप डिज़ाइंस भी लिख सकते हैं आप किसके, इंडिया के भयानक अज़ाइम, इरादे। तो डिज़ाइन का मतलब यहाँ इरादे बनेगा और मलेशियस का मतलब भयानक, खौफनाक, ख़तरनाक, ये नेगेटिव का इम्पैक्ट जो है वो दे रहा है। नंबर 4 के ऊपर जो है, जी बड़ा समझ आ गया आपको। नंबर 4 के ऊपर है आपका लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी यानी हमारे जो वाटर को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, गुंजाइश है, वो हमारे पास है लिमिटेड, बहुत कम होती है। तो इसका भी हमारे पास, फिर इस वजह से हमारे यहाँ पानी के बड़े क्राइसिस आ जाते हैं और फेलियर ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। नंबर 7 के ऊपर आपका है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नंबर 6 के ऊपर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब, मैं वैसे एक्सप्लोर का मीनिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्सप्लोर का धमाका होना किसी चीज़ का, तो एक वसी पैमाने के ऊपर जो है ना वो धमाका जो है वो किसी चीज़ को अपने असर में ले लेता है। तो पॉपुलेशन जो है वो कहते हैं इंक्रीज नहीं हो रही, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है, बहुत बड़े वसी पैमाने के ऊपर जो है उसके असरात जो है वो आ रहे हैं। इस वजह से उन्होंने इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का वर्ड दे दिया है। नेक्स्ट है कि वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर टेक्निक।
वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर टेक्निक। हमारे मुल्क में जो है ये इसराइल हो गया या बाकी और बहुत सारे कंट्री डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो पानी को इस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं कि स्प्रिंकलिंग के थ्रू जो है वो पौधे को जितना पानी चाहिए होता है एक दिन में या 2-4 दिन के बाद जो है वो स्प्रिंकलिंग के थ्रू वो पानी छिड़काव, स्प्रिंकलिंग का मतलब क्या है बेटा, छिड़काव के मीनिंग में देता है, वो देते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि खेतों को पानी लगता है, फसलों को जहाँ पर एक एकड़ फसल ज़मीन की है और उसको अगर स्प्रिंकलिंग के थ्रू जो है वो आप, मैं एग्जांपल देता हूँ कि 5,000 लीटर के थ्रू फसल को पानी दे सकते हैं। हम लोग जो पानी खेतों को देते हैं वो लाखों लीटर के हिसाब से वो एक फसल को वो पानी मिल रहा होता है, कि जहाँ पर हम 2,000-3,000 लीटर से वो फसल को पानी दे सकते हैं, वहाँ पर हमारा लाखों लीटर पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो ये इसको बोलते हैं वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर टेक्निक। इंटेंसिव मीन बेतहाशा, शदीद, यानी बेतहाशा पानी दे दिया उनको, और उससे जो है ना फसल को जो पानी चाहिए होता है वो तो उसको मिल गया, बाकी ज़ाया हो गया, वो इवेपोरेशन हो गई है या ज़ाया हो गया जो भी है। तो अगर वो स्प्रिंकलिंग के थ्रू जो है वो पानी लगाएं तो आप इससे एक टाइम के ऊपर भी आप उससे लाखों लीटर पानी जो है वो बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि आपका जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसने भी आपको काफ़ी नुकसान दिया हुआ है। अयूब खान के दौर में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था इंडिया के साथ जो है। इंडस वाटर ट्रीटी के बाद हमारा जो है वो लोअर वाटर टेबल है। वाटर टेबल का मतलब होता है ज़ेरे ज़मीन पानी। तो जो जो वक्त गुजरता चला जाता है हमारे यहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी मज़ीद नीचे से नीचे होता चला जा रहा है। नीचे होने का मतलब यही है कि हमारे मुल्क में जो पानी है वो शदीद तरीन कम होता चला जा रहा है, इस वजह से वाटर टेबल जो है वो लोअर से लोअर होती चली जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। कुछ हमारे पास किसी भी मामले के ऊपर जब हम कोई पानी के ऊपर कोई किसी मसला जब हमारे सामने आता है और उसको हम सॉल्व करने की बात करते हैं तो हमारे सामने जो है वो माशी मसाइल जो है वो सामने आ जाते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है पाबंदी, रुकावट भी बोलते हैं फाइनेंशियल, यानी माशी रुकावटें जो है वो इन मीनिंग्स में आ जाती हैं। और जी बेटा, आपको इस वक्त तमाम बच्चों को आवाज़ आ रही है, कोई मसला है तो मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक, थैंक यू सो मच। तो ये अभी तक हम आपको जो है ये इसके ऊपर जो है वो रीजन्स का, जो वाटर क्राइसिस के ऊपर जो रीजन्स हैं वो हमने आपके साथ जो है वो शेयर किए हैं इस मामले के ऊपर जो है। तो दोबारा आपको जो है वो थोड़ा मज़ीद डिटेल में हम लोग बता रहे हैं कि UNDP जो है, या सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो हमने आपको बता ही दिया कि आपको 1-2 पेजेस जो है वो इसके वाटर क्राइसिस के ऊपर इंट्रोडक्शन के ऊपर आपको देना है कि ये अच्छा, ये जो इंट्रोडक्शन भी समटाइम्स हम लोग देते हैं ना, उसमें ये होता है कि कभी आप लोगों के हाथ में फनल आई हो, जिसको आप उर्दू में या अपनी ज़बान में हम लोग घेर नहीं कह सकते हैं, वैसे समझाने के लिए मैंने जो वर्ड आपको उर्दू में भी बता दिया। तो एक उसका जो ऊपर का मुंह होता है वो बड़ा होता है और नीचे बहुत छोटा सा तंग से सुराख होता है, उस बोतल में पानी डालते हैं वगैरह। तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं और जो हमारे पास जो मालूमात हम आपको शेयर कर रहे हैं कि आप कभी भी किसी भी ऐसे को जब स्टार्ट करते हैं तो बड़े वसी पैमाने के ऊपर शुरू करेंगे कि पानी एक आलमी मसला है। जो वाटर क्राइसिस जो है सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, और ये फिर ये है कि उसको कब से मसला है, फिर वो भी और उसकी भी लॉन्ग बैक आपको जाना होगा कि फलां से मसला है, फिर वो आलमी मसले से फिर आप पाकिस्तान के ऊपर मसले की तरफ आएंगे। यानी बात जब शुरू करेंगे तो वसी दूर से, जैसे वो अभी उन्होंने फनल टेक्निक बताई कि ऊपर से वो उसका बहुत बड़ा होता है और नीचे से जो है वो आखिर तंग होते होते होते
हम उसी पर, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है कि वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो वाटर क्राइसिस है उसके ऊपर वो जो बात है वो हो रही है। पहले दुनिया की बात करके फिर वाटर क्राइसिस पे आएंगे। तो ये आप जो इंट्रोडक्शन जो है वो आप इस अंदाज में देंगे। तो फैक्ट्स एंड रिपोर्ट जो है, यानी यूनाइटेड यूएनडीपी का मीनिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने इस पानी के मसले के ऊपर तीसरा बड़ा जो मुतासर मुल्क है वो ये है। वर्ल्ड बैंक जो है वो भी इसी के अपने खदशात के दार कर चुका है कि जो इसमें पाकिस्तान जो है वो आने वाले सालों में जो है इसको कैद साले का शिकार हो सकता है। और इसी तरीके से जो PCRWR है, यानी पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज, PCRW पाकिस्तान की अपनी है। उनके भी यही था कि जब पाकिस्तान बना उस वक्त पाकिस्तान की आबादी थी 3.5 मिलियन, यानी 3.5 करोड़ थी। उस वक्त फी बंदे को जो पानी आता था हिस्से में, जो पानी हमारे पास वाटर रिसोर्सेज थे और जो आबादी थी, उसको जब तकसीम किया तो पर कैपिटा जो पानी की जो अवेलेबिलिटी थी वो उसकी निस्बत से आज जो है वो कोई 5-6 गुना जो है वो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो गई है। यानी आबादी बढ़ती चली जा रही है और उधर से पानी जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो एक बंदे के हिस्से में जो पानी आता है वो कम से कम होता चला जा रहा है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान के किस हाल में खड़ा है। पाकिस्तान, आपको पता है कि आपके जो रिवर्स हैं वो सारे ही इंडिया से आते हैं, या इंडिया से जो उनका अपना एरिया है, या फिर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से आते हैं। तो पाकिस्तान की सिचुएशन में तो ये है कि वो जो कह सकते हैं ना कि हमारी जो ज़िंदगी है वो दुश्मन के हाथ में है। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है, और जिसकी वजह से जो है वो हमें दुश्मन जो है वो किसी भी वक्त जो है वो नुकसान पहुंचाता भी रहता है और नुकसान पहुंचा रहा भी है। इवन के पाकिस्तान के ऊपर जो इंडस वाटर ट्रीटी अभी नेक्स्ट आएगा, मैं आपको समझाऊंगा भी, से बताऊंगा भी सही। तो उसमें जो 3 जो ईस्टर्न रिवर्स थे, ब्यास था और रावी था और सतलुज था, ये इंडिया के पास आ गए। जो ही वो इसके इंडस वाटर ट्रीटी जो अयूब खान ने किया था उसके तहत उनके पास जब दरिया आ गया तो इंडिया ने पानी 3 को दरिया बंद कर दिया पानी, और हमारे पास जो आया था वो चनाब आया था और जेलम आया था और काबुल आया था। तो हमने जो है लिंक कैनाल कायम की कि दरिया सिंध का पानी दरिया चनाब में, चनाब का पानी जेलम से फिर बाकी जो इंडिया ने दरिया बंद किए थे उनमें डाल के हमने भी अपना कुछ सिस्टम कुछ बेहतर करने की कोशिश की थी। लेकिन एक बात आप जहन में रखें, तमाम दरिया इंडिया से ही आते हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से आते हैं या वो इंडिया से आते हैं, जिसको जीवन के उसने जहाँ पर जो है वो अपने बड़े बड़े रिजर्वायर्स कायम कर लिए हैं, वहाँ बैराज बना लिए हैं, और जिसकी वजह से हमारा पानी जो है वो बड़ा मुतासर हो रहा है, वो उस तरह ज़्यादा फ्लुएंसी में नहीं आ रहा जिसमें कि पहले आता था। अब पानी के जो कम होने की वजूहत है, चलो एक तो मैंने इंडिया का पाकिस्तान की सिचुएशन बता दी कि पाकिस्तान जोग्राफिकली ऐसा इस जगह पे है कि जिनका दरियाओं का जो रुख है या दरियाओं का जो बिगनिंग है, आगाज़ है, वो इंडिया से ही है। वो तो चलो कुदरती तौर पे हो गया जो भी है। अब हमारे अपने हाथों में क्या, पुअर गवर्नेंस एंड पुअर मैनेजमेंट। कोई गवर्नेंस सही नहीं है, कोई जिसको कह सकते हैं कि जो भी हुकूमत में आया है या जो भी किसी पोस्ट पे बैठा है, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारे जो मसाइल हैं वो जो कि तू हैं। नेक्स्ट है मिलेशियस डिज़ाइन ऑफ इंडिया। इंडिया के जो भयानक किस्म के अज़ाइम हैं, ख़तरनाक अज़ाइम हैं, वो हमने आपको पहले भी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो वंस अगेन जो है उसने ये भी इसकी भी रीज़न बताई है। नेक्स्ट है कि श्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज एंड वाटर लॉस, यानी पानी के जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम से कम होते चले जा रहे हैं। दरिया है तो उनका जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या किसी भी वजह से जो है वो वाटर रिसोर्सेज हमारे पास जो है वो कम से कम होते चले जा रहे हैं। एक और दूसरी चीज़ आपको ये बात बता दें कि जो 1918 में इंडिया ने अंग्रेज़ ने नहर सिस्टम बनाया था। अब 1918 के बाद से अब जो है वो उसको 105 साल हो चुके हैं। 105 साल में वो सिल्टिंग आ गए। सिल्ट समझते, सिल्ट मीन मट्टी, पहाड़ों से आने वाला पानी है, जब वो डैम्स में पानी आता है या नहरों से बहता है तो अपने नीचे मट्टी अपनी तह में डाल देता है। तो 100 साल से वो जो मट्टी जमा नीचे होती होती तो
तो वो नहरों के अंदर भी वो कैपेसिटी अब नहीं रही कि जितना पानी वो 1918 में लेकर आती थी, अब वो पानी उतना नहीं लेकर आ सकती। क्यों? उनकी जो सतह है वो मट्टी नीचे जमती बनते रखते होते होते वो नहरें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मट्टी से अटी पड़ी है। डैम का भी यही असर हुआ पड़ा है। तो श्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज हो गए और वाटर लॉस भी है कि हमारे जो नहरी निज़ाम बहुत पुराना है, 100 साल पुराना है, हमने उसको कोई अपडेट नहीं किया, हमने उनके किनारों को पुख्ता नहीं किया, हमारा पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है। पुख्ता खाल अगर हम कर लें तो इससे हम अपना पानी बचा सकते हैं। मगर अफसोस कि वही जो पुअर गवर्नेंस की वजह से जो है वो उससे हमारा जो है वो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, यानी पानी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ठीक हो गया। लिमिटेड वाटर स्टोरेज कैपेसिटी भी यही है कि हमारे पास 2 डैम है बड़े बड़े जो है, जिसको बड़े डैम, छोटे डैम तो वो भी कदू का। इंडिया में हज़ारों डैम है, चाइना में हज़ारों डैम है, हमारे पास 10 डैम भी नहीं है। उनमें 2 डैम बड़े बड़े हैं और वो भी जो है वो उनमें भी सिल्टिंग हो रही है और वो उसके अंदर भी पानी की कैपेसिटी जो है वो कम होती चली जा रही है। सक्सेसिव, हर सक्सेसिव का मीनिंग ज़रा देख रहे हैं, एक के बाद दूसरी गवर्नमेंट आती है, दूसरे के बाद तीसरी। सक्सेसिव का ये मतलब होता है कि जो भी हुकूमतें पिछली हुकूमतें आई हैं उनको सक्सेसिव गवर्नमेंट कह सकते हैं, उनका भी फेलियर रहा है। नेक्स्ट है पानी की जहाँ कमी हो रही है उसके साथ जो है वो पानी को यूज़ करने वाली जो आबादी है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन खुद वाटर क्राइसिस का बायस बन रही है। नेक्स्ट है कि वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर टेक्निक अभी हमने आपको बताई कि दुनिया जो है वो स्प्रिंकलिंग के थ्रू जो है वो छिड़काव के ज़रिए से, जिसको कह सकते हैं, वो अपनी काश्तकारी कर रही है और हम अभी भी खेतों का पानी लगाए जा रहे हैं। इसे लाखों मन पानी जो है वो हमारा एक फसल को पानी देते हैं तो उससे वो ज़ाया हो जाता है लीटर जो है। इंडस वाटर ट्रीटी ने भी हमारे जो इसको पानी में जो हमारे इलाके को पानी मिलता था जैसे पाकिस्तान बनने से पहले, उसकी वजह से 3 दरियाओं के पानी से हम महरूम हो गए। नेक्स्ट है लोअर वाटर टेबल, पानी की कमी हो रही है, पानी की ज़ेर ज़मीन पानी भी जो है ना, लोअर वाटर टेबल का मतलब ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो नीचे से नीचे होता चला जा रहा है। हमारे ट्यूबवेल जो है वो भी अब उस अंदाज से पानी, उस हिसाब से पानी नहीं दे पा रहे जिस हिसाब से वो पानी पहले दिया करते थे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, हमने कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू करना होता है हमारे पैसे नहीं होते, तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये है, ये कह सकते हैं कि माली मजबूरी कह सकते हो, हदबंदी कह सकते हो। तो ये मसाइल ये जो हमारे पास हैं ये आ गए आपके इसके रीजन ऑफ वाटर क्राइसिस के। तो इंशाल्लाह बेटा हम आपको इस डिटेल के साथ पढ़ाते रहेंगे और पूरी कोशिश के साथ जो है हमने आपको इसके डिटेल बता दी और बड़ी वजाहत के साथ बता दी, बहुत समझा दिया। तो नेक्स्ट ये है कि आपको एक एक करके एक एक पैरा आपको खुद को बनाना होगा इसका। और ये PCS CSS लेवल के जो पेपर होते हैं इनमें आप लोग रट्टा तो लगा नहीं सकते किसी भी तौर पे। आपको खुद को जो ये आउटलाइन भी याद कर लें तो इतना भी बड़ा है, तो बाकी आपको खुद से लिखना होगा और ख़ुद से आपको जो बनाना होगा। आप टेक्निक ये करें या शुरू करें, अल्लाह ताला आपको हामी नासिर होगा और इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगा। जी बेटा। जी जी हाँ, आपको वो देखिए टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना होगा कि वहाँ पर आपके पास जितना टाइम पड़ा है, और अभी तो ये बहुत रीज़न लिखी है ना, अभी जो इम्पैक्ट पड़ा है उस रीज़न की वजह से कि वो इम्पैक्ट भी आपको बताना, फिर आगे रेमेडीज़ भी हैं, क्योंकि अब अच्छा खासा टाइम हो चुका है। तो लिहाजा इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं, इम्पैक्ट एक ही बात होती है। यानी आपको जो ऐसे देना है उसको 3-4 हिस्से में तकसीम करना है। इंट्रोडक्शन दे देना है पहले, उसके बाद आपके 3 मेन पार्ट्स होंगे, काजेस, इफ़ेक्ट्स या इम्पैक्ट्स और रेमेडीज़। तो आपको अमूमन जो है ना वो काजेज और इम्पैक्ट्स जो है वो बड़ा पोर्शन होता है, रेमेडीज़ जो है वो छोटे होते हैं। तो आपको उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट देखना है, अपने अपने साथ सामने वाच रखने उस हिसाब से लिखना है। आपको एक एक पैरा अगर आपके पास टाइम है लिखे, ज़रूर लिखें, और अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा तो ये ना हो कि आप जो है वो रीजन्स और आप वाटर क्राइसिस लिखे और आपका टाइम पूरा हो जाए, तो उसमें तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो एक पैरा लिख पाएँ, 2-2 4-4 लाइनें लिख पाएँ, 5-5 लाइनें लिख पाएँ, तो आपको अपने हिसाब से देखना होगा। रीजन सारी लिखे जी, रीजन तमाम हेडिंग तमाम देना पड़ेंगी। रीजन को जब आप एक्सप्लेन करेंगे उसमें वो आपके अपने इसमें होते हिसाब किताब के साथ होता है कि आप 4-4 लाइनें लिखते हैं हर रीजन की, 2-2 लाइनें लिखते हैं या आप लिखते हैं।
ये हम आपको जो भेजा हुआ लिख देंगे, हम आपको लिखा हुआ भी देंगे आपको, ऐसे जो है ये हेडिंग भी आपको देंगे, ये आप सारी दें, क्योंकि एग्जामिनर जो आपका पेपर मार्क करेगा उसने भी कम से कम यही चीज़ें ज़्यादा देखनी होगी, और डिटेल के साथ जो है वो फिर आपको, वो आपके अपने हाथ में हो, क्योंकि आप उसकी मजीद रीज़न को आप जो एक्सप्लेन करेंगे वो कितना करेंगे वो आपके अपने हाथ में है, ये आपको लिखनी पड़ेगी लाजमी। ठीक बेटा, थैंक यू सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक जी। तमाम स्टूडेंट को जो है खुशामदीद कहते हैं जी। जनाब बताएं कि आप लोगों को कोई बात समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ये वॉल्यूम किस, नहीं वो आधा मैंने कहा था क्योंकि पहला दिन था उनका, तो वो थोड़ा सा मतलब है उनको, आपको पता है कि फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ाना जो है और फिज़िकल लेना जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट ये उन्होंने बताया आपको इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के साथ उन्होंने बताया आपको काजेज़, आगे इफ़ेक्ट और रेमेडीज़ प्लस कंक्लूजन। ये हम आपको याद रखिएगा जब आपने ऐसे लिखना होगा, ठीक है, जब आपने ऐसे लिखना होगा, बल्कि एक मिनट रुके, मैं आपको ना 1 मिनट के लिए आप होल्ड रखेंगे। अच्छा जी जनाब, मैं आपको बता दूं कि आपको हर ऐसे की आउटलाइन बना के दी जाएंगी, और उस ऐसे की आउटलाइन के साथ आपको एक पूरा ऐसे PDF भी भेजा जाएगा, यानी लिखा हुआ लाइक दैट पाकिस्तान सिचुएशन है, तो ये पाकिस्तान सिचुएशन को स्पेलिंग थोड़ा गलत है, तो ये आपको भाई क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर कितना पैराग्राफ कितनी लाइन में लिखा हुआ है, ये आपको लिखा जाएगा। लेकिन आपको एक मैं आपको बात बता दूं कि आपको हमेशा जो भी चीज़ आप लिखनी है, आपको वो चीज़ खुद लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। लाइक दैट मैं कहता हूँ जी आपका नाम इमरान अली है, तो इमरान अली साहब आप जो है एक चीज़ जो है उसके ऊपर नोट लिख के बताएं। लाइक दैट मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जनाब मुझे ये बताओ कि आपका घर जो है वो कितना बड़ा है, आप अपने घर का मुझे मैप लिख के दिखाओ इंग्लिश में। तो आप अपने घर के जो मैप है और उसके अंदर जो कॉलोनी है और उसके अंदर रोड है साथ, और घर के जितने भी रूम्स हैं या जितना साइज़ है, उसको आप कंप्लीटली इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश खुद करोगे, उसके लिए आपको किसी की नकल की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह आपको एक अगर चीज़ का मतलब पता है, लाइक दैट मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर रीज़न ऑफ वाटर क्राइसिस क्या क्या है, तो आपको इन रीज़न के ऊपर जब हेडिंग बना लेंगे, आउटलाइन सबसे पहले हम बनाएंगे आउटलाइन, और आपका जो ऐसे होगा वो आउटलाइन के ऊपर ही आपको पास करवाएगा। जिसकी आउटलाइन बहुत अच्छी बनी होगी वो जनाब आउटलाइन देखेगा एग्जामिनर और फ़ौरन कहेगा जनाब इसने आउटलाइन कमाल की बनाई है, लिहाजा ये बंदा जो है आराम से जो है इसको पास किया जाए, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इंपॉर्टेंट ये है कि आपके स्पेलिंग गलत ना हो, बहुत अहम बात। नंबर 2 पे आपने इंग्लिश ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर की मिस्टेक फिर भी चल जाती है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कम अज़ कम। तो स्पेलिंग मिस्टेक का मतलब ये है कि आपकी फिर ग्रामर भी गलत है। तो एक बात याद रखिएगा कि एक बंदा था वो जनाब मतलब है कि ओवरऑल इंग्लिश ऐसे के अलावा ओवरऑल पूरे CSS में टॉपर था, लेकिन उसका इंग्लिश ऐसे फेल था, 0 नंबर थे। एक होता है ना फेल होना, एक होता है 0 नंबर देना। अच्छा उसने इतना कमाल का ऐसे लिखा हुआ था कि जनाब आपको क्या बताएं। जी जी, अब यहाँ पे उसका जो क्या उसकी मिस्टेक क्या थी ऐसे के अंदर, उसने पहली लाइन के अंदर एक लफ्ज़ था, मुझे वो मतलब है कि ध्यान में नहीं आ रहा, वो उसके अंदर स्पेलिंग उसकी मिस्टेक थी। आई थिंक पाकिस्तान की स्पेलिंग मिस्टेक थी या किसमें, उसको मतलब इतना गुस्सा आया कि उसने पूरा ऐसे ऊपर 0 नंबर दे दिया उसको, ठीक है। तो यानी स्पेलिंग मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको जो ऐसे बताए गए हैं, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि इन 8 टॉपिक में से 2 या 3 आपके सवाल में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता इन 8 में से भी कोई ऐसे नहीं आता, कोई बात नहीं है, आपने तमाम की आउटलाइन बना ली है, तमाम की आउटलाइन को आपने अच्छी तरह से याद भी कर लिया, और जितने भी ऐसे हैं ना याद रखिए उनका इंट्रोडक्शन, उनके जनाब वाला इंट्रोडक्शन के बाद फैक्ट फिगर्स और काजेज़ रेमेडीज़ के बाद जो है इस कंक्लूजन, सारा यही आपने बताना था जी। ऐसे आपको 5-6 दिए जाएंगे ना, उसमें से एक करना होगा, ठीक है।
अभी देर है, आप मतलब एग्ज़ाम जाके होंगे दिसंबर में, या फिर आप फरवरी जनवरी में जाके होंगे, यानी नवंबर में नहीं होंगे का मतलब। वाली म्यूट रखें, वाली म्यूट रखें। अच्छा जी, तो ये जनाब आपको ये सर जो है एक्चुअली उन्होंने ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ाया, तो फर्स्ट टाइम इन्हें ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा, तो इसलिए वो थोड़ा कन्फ्यूज होकर भी पढ़ा, मैंने नोट कर रहा था। तो बट इंशाल्लाह ताला जब बंदा स्टार्ट ले लेता है तो उसके बाद उस चीज़ को अपनी आदत बना लेता है। तो आपने जो है एक काम करना है, जी 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 जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप किसी बंदे का नकल किया हुआ ऐसे लिख के रहेंगे ना, तो उनको पता चल जाता है। ठीक है, एक बात इसके अंदर, एक ये बात बहुत अहम है, आपको जो भी ऐसे की आउटलाइन भेजी जाएगी और जो ऐसे आपको पीडीएफ में भेजा जाएगा, उससे बेहतर आपने समझ के खुद लिखना है। ठीक है, ये आपने काम करना है। स्क्रीन शॉट भेजें जनाब, अपना क्या नाम है, स्क्रीन शॉट पहले लिया था जो लिखे हुए थे यहाँ पे, इसके अलावा जो पहले हमने बनाया था उसका स्क्रीन शॉट लिया था या नहीं लिया था? चले कोई बात नहीं, अगर नहीं लिया तो कोई मसला नहीं है, तो ये आपने इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आपको मैं जनाब, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जनाब, मैं अब आपको पढ़ाऊंगा रेवेन्यू लॉस। अच्छा, इसमें अब आप इंग्लिश कंपोजिशन और ऐसे सीख लेंगे, तो ये आपके एक बात याद रखिएगा कि आपकी सिर्फ इंग्लिश की तैयारी नहीं होगी, आपकी उर्दू की भी हो जाएगी साथ साथ। ठीक है, तो यानी आपने फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ का कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है कि जनाब आपने एक पैरा दिया हुआ है आपको, उसमें से आपने सवाल चुनने हैं, वो इंग्लिश में हो या उर्दू, बात तो एक ही है, दोनों का सिलेबस तकरीबन मिलता जुलता है, वो भी पढ़ाएंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको ये एक चीज़ ना लीजिएगा, बल्कि ये बहुत ही अहम है, और आप जो है इसको अच्छी तरह ये ना समझिएगा कि ये हम सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, खैर आगे चलते हैं जनाब। लास्ट टाइम मैंने आपको रेवेन्यू लॉ 1967 के बारे में पढ़ा रहा था। 1967 का रेवेन्यू लॉ जो है वो क्या चीज़ है बोला? पहले जनाब अंग्रेज दौर था। ये वॉल्यूम किसका ऑन है? वॉल्यूम जब आप ऑन रखेंगे तो बाकी लोग तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। मोहम्मद नवाज हसन वॉल्यूम म्यूट करें। अच्छा जी, जब आपका वॉल्यूम ऑन होता है तो आपकी आवाज़ जाएगी, बाकी किसी की आवाज़ नहीं जाएगी, किसी को मेरी आवाज़ मतलब नहीं जाएगी। अच्छा जी, रेवेन्यू लॉज जो है हमारे सामने, अंग्रेज़ों ने रेवेन्यू लॉज बनाया या मुग़ल दौर की हुकूमत के अंदर कुछ रेवेन्यू रिफॉर्म्स आई, उन तमाम को मर्ज करके 1967 को लॉन्च किया गया। और आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें MCQ सवाल होंगे, और 70 to 80% 1967 यानी 67 से आएगा। बट हम बाकी जितने भी रेवेन्यू एक्ट हैं उनको भी टच करेंगे, उनकी डेट क्या है, उसके अंदर एक्ट कितने थे, उसको अंदर क्या इम्पोर्टेंस थी, या उसमें कोई इम्पोर्टेंट बात जो हमारे लिए आज भी मतलब है कि आगे 1967 में ली गई है उसमें से, तो वो भी हमारे पास आएगी। अब आप लिखें फॉर्मेशन जो होती है वो किस तरह होती है पंजाब के अंदर? फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन पंजाब। ठीक है, हमारे सामने जनाब एक होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। क्या होता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है ना, ये हेड ऑफिस समझ लो। इस हेड ऑफिस के नीचे डिवीजन होते हैं, DIVISION। Anyone can tell me about how many division are working in Punjab overall? 10 डिवीजन है। ये बताइएगा डिवीजन का हेड बंदा कौन होता है? डिवीजन को कौन हेड करता है? डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर करता है जनाब। इसके अंदर एक होता है कमिश्नर, एक होता है डिविजनल कमिश्नर। वैसे डिविजनल वो जो कमिश्नर होता है वही डिविजनल कमिश्नर होता है, डिविजनल कमिश्नर। ये पूरे डिविजनल का जनाब वाला कमिश्नर होता है। और लाइक दैट मैं आपको बताऊं, जैसे मुल्तान है, मुल्तान डिवीजन है, मुल्तान डिवीजन के नीचे लोधरा आ जाता है, खानेवाल आ जाता है, बिहाड़ी आ जाता है, मुल्तान, ये 4 ज़िले आते हैं।
तो इन 4 ज़िलों का एक डिवीजन है जिसका हेड ऑफिस मुल्तान के अंदर है। तो यहाँ मुल्तान का जो कमिश्नर होगा वो जनाब खानेवाल का भी कमिश्नर होगा, वो विहाड़ी का भी होगा, वो जनाब लोधा का भी होगा। ठीक हो गया। कब डिवीजन के बाद पाकिस्तान के अंदर जो है फिर आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के अंदर कितने हैं टोटल? डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो 10 है। ठीक है। इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करता है जनाब डीसी। और डीसी जनाब ये आपको पता है कि मुशर्रफ दौर में रिफॉर्म आई थी और लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया था, तो उससे पहले ये डीसी हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। लेकिन डीसी को चेंज किया नून लीग ने आकर 2013 में, और उन्होंने डीसीओ को डीसी में तब्दील किया। तो मेरे ख्याल में ये डीसी के अंदर जो है ना ये ज़्यादा बेहतर है। डिप्टी कमिश्नर जनाब एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट की बात सुनिए, डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है 42। ठीक है। नेक्स्ट मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। ऊपर देखें पंजाब कैटेगरी की भी है। अच्छा जी, बात नहीं, पंजाब की बढ़ानी थी प्रवेश लाइनें, आप भूल गए। आगे देखें 147 तहसील है जनाब पंजाब के अंदर। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, तहसील, हर तहसील में एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है, ये इसका हेड होता है। हर तहसील के अंदर एक तहसीलदार होता है। तहसीलदार को याद रखिएगा, तहसीलदार को हम असिस्टेंट कलेक्टर भी कहते हैं। असिस्टेंट कलेक्टर। हर तहसील के अंदर 2 नायब तहसीलदार होते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 नायब तहसीलदार। अच्छा जी, जैसे इसको हम असिस्टेंट कलेक्टर कहते हैं, तो नायब तहसीलदार को जस्ट कलेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? जस्ट कलेक्टर। सॉरी, इसको भी हम असिस्टेंट कलेक्टर कहते हैं, इसको भी असिस्टेंट कलेक्टर कहते हैं। लेकिन ये वाला जो होता है ये ग्रेड 1 का अफसर होता है, और ये वाला जो होता है ये ग्रेड 2 का अफसर होता है। बस ये फर्क है। इसके बाद जनाब तहसील के बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। तहसील के बाद आगाज होता है जो पंजाब के अंदर सर्कल ऑफ पंजाब। जी जी जी, रेवेन्यू मैं करता हूँ, रेवेन्यू सर्कल ऑफ पंजाब। रेवेन्यू सर्कल जो है टोटल पंजाब के अंदर जो है 801 है। यह पूरा लेक्चर पर एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद आप नीचे आ जाएं, रेवेन्यू स्टेट्स। रेवेन्यू स्टेट की जो तादाद है 25,612। अच्छा जी, दोबारा मैं बताता हूँ आपको। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो महकमा है BRO, उसके नीचे डिवीजन आते हैं। टोटल डिवीजन 10 हैं पंजाब के अंदर। हर डिवीजन के अंदर कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा ज़िले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। डिवीजन का जो सरबराह होता है वो डिविजनल कमिश्नर होता है। डिवीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट टोटल पाकिस्तान का पंजाब के अंदर 42 हैं। डिस्ट्रिक्ट का सरबराह डिप्टी कमिश्नर होता है। तहसील 147 है। तहसील का सरबराह या हेड असिस्टेंट कमिश्नर होता है, और इसके अंदर तहसीलदार 1 होता है, नायब तहसीलदार 2 होते हैं। अच्छा जी, और इसके अंदर जो हमारे पास तहसीलदार होता है इसको हम असिस्टेंट कलेक्टर पे कहते हैं, और ग्रेड 1 का अफसर होता है। नायब तहसीलदार जो 2 होते हैं ये असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं, और ग्रेड 2 के अफसर होता है। रेवेन्यू ऑफ पंजाब, रेवेन्यू सर्कल जो है पंजाब के अंदर 801 हैं, और रेवेन्यू स्टेट जो है वो पंजाब के अंदर जो है 25,612। यानी कि जो हमारे पास जो है हर तहसील के अंदर छोटे छोटे रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, स्टेट्स बनाई जाती हैं वो कलेक्ट करने के लिए, तो वो हमारे पास कितनी है? 25,612। स्क्रीन शॉट लें जी। एनी क्वेश्चन जनाब? आप में से किसी बंदे को सवाल पूछ लो। ये सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के होंगे ओनली। हम सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुतल्लिक पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के होंगे। अच्छा जी, स्क्रीन शॉट ले लिए?
नहीं नहीं, नादरा नहीं आएगा ना, सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसमें आपने देखे ना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर हमारे पास एक लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी आ गई, हमारे पास एक वो क्या कहते हैं उसका ये हम आगे पढ़ते हैं ना, मतलब इनको पूरा प्लेन करते हैं ना। तहसीलदार जहाँ बैठता है, जहाँ पे वो तहसील कराती है, जहाँ पे ज़मीनें के इंतकाल वगैरह होते हैं, रजिस्ट्रियाँ होती हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी मैं बताता हूँ, हम आगे पढ़ेंगे ना, ठीक है। इसमें रेवेन्यू स्टेट जो होते हैं ना, ये पंजाब डिवीजन पंजाब के अंदर 10 हैं, पहले 9 थे, ये जो इमरान खान की हुकूमत है इन्होंने एक बढ़ा दिया था, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास इसके अंदर पटवारी भी आते हैं, कानून गो भी आते हैं, और लंबरदार भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं आगे हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं जी जनाब, ले लेते हैं चार्ट। ये मैंने रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग जो है ना, ये 2 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ आप लोगों को। रिकॉर्डिंग इसीलिए हो रही है भाई, आप बाद में ऐसे जो रेवेन्यू स्टेट है ना पंजाब के अंदर, मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे पास पंजाब के अंदर एक डिपार्टमेंट है PST, पंजाब सेल टैक्स, ठीक है। जो भी हमारे सामने रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले इदारे हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे आएंगे, ठीक है। उसमें जनाब PST है, पंजाब सेल टैक्स, पंजाब PR है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। इसी तरह हमारे सामने जनाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी हो गया। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के बाद जनाब कुछ डिपार्टमेंट हमारे पास जो तहसील के साथ बने होते हैं, जो कुछ कचहरियों में बने होते हैं। तो ये बहुत से डिपार्टमेंट हैं, ये हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे सारे, ठीक है यार। ये अपना सवाल करने के बाद ना वाली म्यूट किया करें। ये स्क्रीन शॉट ले लिए, स्क्रीन शॉट ले लें यार जल्दी। आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, आगे लिखेंगे आप रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। जो पंजाब के अंदर हमारे पास रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह एक तरतीब के साथ चलती है, हम वो पूरे लिखेंगे कि जनाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेकर हम कहाँ तक जो है जाते हैं, ठीक है। जब आप जो मैंने आपको लिखवाया ना, तहसीलदार, नायब तहसीलदार लिखवाया ना, उसके बाद जो सबसे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद आप लिखेंगे कमिश्नर, कमिश्नर के बाद डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के बाद असिस्टेंट कमिश्नर। जिस तरह हम मतलब ये पढ़ते रहते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में उनको क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनका नाम और होता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे कौन सा आ जाएगा, कमिश्नर आ जाएगा। ये जनाब एक बात और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कमिश्नर जो होता है ना रेवेन्यू का और होता है, एक तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर होता है ना, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कमिश्नर भी होता है, ठीक है। लोग क्यों तहसीलदार की पोस्ट लेते हैं, क्योंकि तहसीलदार की जो पोस्ट के ऊपर बंदा जाता है, वो अगर अच्छा काम करने वाला हो, पीछे थोड़ी बहुत वो हो, तो जनाब वो कमिश्नर तक भी पहुंच सकता है, लेकिन असिस्टेंट AC ज़रूर बनता है। अच्छा जी, कमिश्नर के बाद आपने DC लिखना है। जिस तरह एक ज़िले के अंदर डिप्टी कमिश्नर होता है, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अच्छा जी, नीचे DC के बाद किसकी बारी आती है, असिस्टेंट कमिश्नर की, पूरी तहसील का मालिक होता है। असिस्टेंट कमिश्नर को हम यहाँ क्या कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं। अच्छा, यानी दोनों के इख्तियारात बराबर होते हैं। कलेक्टर के बाद, कलेक्टर के बाद असिस्टेंट कलेक्टर आता है, या उसको हम तहसीलदार कहते हैं। वो मैंने आपको पहले लिखवा दिए नाम। तहसीलदार के बाद फिर आता है जनाब नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार। अच्छा जी, नायब तहसीलदार को हम असिस्टेंट
कलेक्टर भी कहते हैं, और तहसीलदार को भी असिस्टेंट कलेक्टर कहते हैं, जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का होता है। जब नायब तहसीलदार के बाद नीचे जो कौन सा बंदा आता है उसको हम कहते हैं गर्दवार या कानून गो, QANUNGO, कानून गो। इस तरह आप लिखें कानून गो। या इसका नाम क्या है, या इसका नाम है जनाब GIRDAWAR, गर्दवार। इसके बाद किसकी बारी आती है, इसके बाद बारी आती है जनाब पटवारी, PATWAR, पटवारी। पटवारी के बाद कौन सा बंदा होता है, LAMBARD, लंबरदार। तो ये जनाब इनकी तरतीब है। लंबरदार जो होता है ना, ये एक जो मौजा होता है ना, मौजा, उस मौजे के अंदर एक लंबरदार होता है। इसके अलावा उसके अंदर, उस मौजे के अंदर जो लंबरदार होंगे कम अज़ कम उनकी तादाद जो है 2 या 3 से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन बाद में किसी मौजे के ऊपर एक भी होता है, मौजा का छोटा होता है, लेकिन हर मौजे का अपना पटवारी होता है, ठीक है। और जो एक मतलब समझ लें कि आपको पता है तहसील होती है, जैसे तहसील के अंदर तो आपको पता ना ये सारे बंदे बैठे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम यूनिट को तकसीम करते हैं, एक ज़िले को डिवाइड करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने एक प्लाट लिया, प्लाट आपने लिया एक कनाल का, आपके नाम हो गया प्लाट, चल लिया आपने, कब्जा भी ले लिया। कुछ अरसे के बाद क्या होता है, कुछ अरसे बाद पता चलता है कि ये जनाब जो आपका प्लाट है ये तो आपका है ही नहीं, आपके नाम है लेकिन आपका तो वो उस साइड पे पड़ा हुआ है, और आपने वहाँ पे अलग मकान भी बना लिया, या ख्वाहिश कर जो भी की है तो गलत कर लिया आपने। तो ये निशानदेही कैसे होती है, ये हम सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला इस एक्ट के अंदर सारा कुछ पढ़ेंगे। और ये जो हमारे पास लंबरदार क्या करता है, पटवारी क्या करता है, एक मौजे को किस तरह यूनिट में डिवाइड किया जाता है, किस तरह उसके मुरब्बे निकलते हैं, मुरब्बे का पहला एकड़ कौन सा होता है, एक मुरब्बे में कितने एकड़ होते हैं, कितने जनाब वाला एक एकड़ के अंदर कैनाल होती हैं, एक कैनाल में कितने मरले होते हैं, एक मरले में कितनी शाइयाँ होती हैं, ये सारी हम डिटेल स्क्रीन जान लें। हम बाकायदा आगाज़ करते हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का। हर मौजे का एक पटवारी होगा, ठीक है, उतने पटवारी होंगे हर अब एक पटवारी के जिम्मे 2 मौजे नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। हर जितने हमारे पास मौजे होंगे उतने हमारे जनाब वाला वो। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो मौजा होता है तहसील के अंदर कम अज़ कम किसी के अंदर तो 10 से भी ऊपर है, ठीक है, कहीं कहीं तो मैंने 25 भी पढ़े हैं, काफ़ी सारे आपको पता है, बड़ी लंबी तहसील होती है। स्क्रीन शॉट लें। ADCR जो होता है ना, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है, वो जो हमारे पास होता है ना, जिसको हम कहते हैं मतलब है कि जैसे हमारे पास है ना ये कलेक्टर, इसको ADCR भी कहते हैं, ठीक है। नहीं ये तो मैं आपकी बात बता दूँ, तहसीलदार बैठे हुए ना तो ये सारे नीचे इसके अंदर है, नायब तहसीलदार के ये सारे नीचे हैं, कानून गो के ये सारे नीचे हैं, DC के ये सारे नीचे हैं, कमिश्नर के ये सारे नीचे हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो सेक्रेटरी होगा उसके सारे नीचे हैं। समझ आ गई बात की। अब जो बंदा जिसके मतहत होगा वो उसकी मतहत ही करेगा ना। अब ये तो नहीं है सेक्रेटरी जनाब इस कानून को कॉल करके यार काम जल्दी करो, नथिंग, ये जस्ट कमिश्नर से रिपोर्ट लेगा, कमिश्नर इनसे लेगा, ये बंदा इससे रिपोर्ट लेगा, ये बंदा इनसे रिपोर्ट लेगा, तहसीलदार नायब तहसीलदार से लेगा, नायब तहसीलदार कानून को या गर्दवार से लेगा, फिर पटवारी लंबरदार। तो ये नहीं आप देखें फॉर एग्जाम्पल एक मौजा है, मौजे के अंदर जनाब काफ़ी लंबरदार होते हैं, एक मखसूस मुरब्बे होते हैं कुछ, उसके अंदर एक बंदे को नॉमिनेट किया जाता है कि जनाब आपको लंबरदारी का एक एजाज़ी अहदा दिया जाता है। लंबरदार जो होता है उसका कोई मतलब है ना सैलरी होती है, वो एक मौजे का जिम्मेदार बंदा चुना जाता है और उसको बना दिया जाता है। स्क्रीन शॉट ले लिया। किसको? लंबरदार को? नहीं, लंबरदार की कम अज़ कम ज़मीन इतनी होनी चाहिए, ये असूल है कि लंबरदार के पास कम अज़ कम जो है 12 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए,
उसकी अपनी होनी चाहिए, ये नहीं कि नहीं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो जस्ट इस तरह मिली होगी कि वो जनाब समझ लें कि यानी कि उन 12 एकड़ के ऊपर ही नंबरदार होगा जस्ट। नहीं उन्होंने फ्री में दिए, उन्होंने फ्री में दे दिए। नहीं नहीं वो मैं बताता हूँ, वो मुझे समझ आ गई है। वो होते हैं, वो मुझे समझ आ गई है। मैं बताता हूँ, मुझे समझ आ गई। ये जो चेक होते हैं ये जनाब ऐसी जगह होती है, ये अलाट होते हैं गवर्नमेंट के, अलाटें होती हैं, और ये फौजियों को, आर्मी को ज़्यादा अलाट किए जाते हैं। जो आर्मी का कर्नल जनरल रिटायर होते हैं ना, उनको अलाट किया जाता है। तो फिर उसको सिस्टम को सेट करने के लिए ना उनको एक एजाज़ी तौर पर दी जाती है, वैसे ये कानूनी तौर पर दी नहीं जाती। ठीक है, अब जैसे एक जनरल रिटायर होता है ना, आपकी सोच है कि उसको कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। उसको तकरीबन 2-3 मुरब्बे ज़मीन दी जाती है। ठीक है, और 2-3 मुरब्बे ज़मीन तो उसकी मतलब मिली है फ्री में। इसके अलावा उसने जो खुद आगे पीछे से ली हुई है वो अलहदा होती है। उसके ऊपर फिर अगर एक बंदे के 2-3 या 5-10 एकड़ चले भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, आगे लिखें। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। पंजाब रेवेन्यू एक्ट जो है ना, ये जनाब जितने भी पीछे से टेनेंसी एक्ट है 1990 1890 का है, या पीछे से 1800 कुछ में आया, 1900 कुछ में फिर आया, दोबारा रिफॉर्म आई, उन तमाम को मर्ज करके ये बनाया गया। तो उनको हम पढ़ेंगे जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, बट इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपको आना चाहिए। लेकिन ये जिसको ये वाला 97 आ गया ना, उसको सारा ही आ गया। टोटल सेक्शन, टोटल सेक्शन जनाब 184। ठीक है, टोटल चैप्टर 15। ठीक है, कम इनटू फोर्स, कब लागू किया गया या इनएक्टेड, ENACT, इनेक्टेड। इनेक्टेड भी कह सकते हैं, फाउंड भी कह सकते हैं। ये कब हुआ बोला? 7 दिसंबर 1967। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम इसको किस के अंदर रिप्लेस किया गया? देखिए, इट वाज रिप्लेस्ड विद पंजाब रेवेन्यू एक्ट, पंजाब रेवेन्यू एक्ट ऑफ 1887, या जनाब इसको हम टेनेंसी एक्ट भी कहते हैं, TENANCY, टेनेंसी एक्ट 1887। तो यानी इसको ख़त्म करके नया लगाया गया। लाइक दैट, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना जनाब, वो क्या कहते हैं उसको, लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन जिस तरह मतलब रिप्लेस हुई UNO के अंदर, लाइक दैट इसको भी उन्होंने कर दिया खत्म। इसका मेन काम क्या था? लॉ मेकिंग रिलेटेड टू लैंड, लॉ अमेंडमेंट, रिप्लेसिंग लैंड, लैंड असेसमेंट, रिकॉर्ड ऑफ राइट मेंटेनेंस, collection of land revenue, appointment and fund of the revenue officer, the function of revenue officer। तो ये सारे इसका मतलब है अहम तरीन फंक्शन थे। ठीक हो गया, तो इसके ऊपर भी आप नोट लिख लें। यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे इम्पोर्टेंस। आज हम इंशाल्लाह ताला जो है ना इसके चैप्टर सारे मतलब लिख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जनाब हमने इसमें क्या करना है। और फिर हर चैप्टर के अंदर जो है 15 चैप्टर हैं, हर चैप्टर के अंदर एक्ट दिए हुए हैं। आपको जस्ट उनके एक्ट के नाम आने चाहिए।
भाई एक्ट 50 क्या करता है, एक्ट 25 का क्या काम है, बस उसका नाम आना चाहिए न। जी जी, इम्पोर्टेंस यानी क्या क्या काम करता है। नंबर फर्स्ट, CONSOLIDATE, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होती है कि आप पूरे के पूरे जो आपका एक स्ट्रक्चर है पंजाब का उसको कंसोलिडेट करें, यानी पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाएं। एक पूरे पहले एक तहसील की बनती है, फिर डिस्ट्रिक्ट की बनती है, फिर डिवीजन की बनती है, डिवीजन के बाद फिर पूरे सूबे की बनती है। नेक्स्ट, लैंड असेसमेंट। लैंड असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी ज़मीन शहर में पड़ी है तो कीमत और है, आपकी ज़मीन देहात में पड़ी है तो और है उसकी कीमत, वैल्यू ज़मीन की मतलब बताना, ठीक है। और गवर्नमेंट का रेट होता है, गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे आप प्लाट अपना सेल कर रहे हैं, आपका प्लाट 50 लाख में सेल हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी जो फीस लेनी है, गवर्नमेंट के जो उनका रेट होगा वही लेनी है। गवर्नमेंट रेट है 10 लाख, भाई आपके जो प्लाट है वो 10 लाख का है, बट आपका सेल हो गया 50 लाख का, लेकिन आप जो उनकी रेंट देंगे मतलब टैक्स देंगे या उनका वो मतलब है कि जो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे नाम कराए के या किसी को पे करने के, तो वो आपको कितने लगेंगे, जो गवर्नमेंट का रेट होगा। तो लैंड असेसमेंट उसको कहते हैं। नेक्स्ट लिखें, रिकॉर्ड ऑफ राइट। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मेंटेन। इसको मेंटेन करके रखना, पूरे रिकॉर्ड ऑफ राइट को जो है मेंटेन रखना हर बंदे का काम भी है, हर महकमे का काम भी है। लाइक दैट अगर आप जो है अपनी ज़मीन आपके नाम हो गई है तो ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या जो जहाँ भी आपका मतलब है कंसर्न सर्कल होगा वहाँ पे उस सर्कल को रिकॉर्ड ऑफ राइट आपके रिकॉर्ड को रखना उनकी जिम्मेदारी है प्रॉपर। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड के ऊपर जनाब जितना भी आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, उसकी कलेक्ट करना भी इसकी जिम्मेदारी है, इसका फंक्शन है। फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू जो ऑफिसर होगा उसके क्या क्या अहम काम होंगे। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। आगे लिखें, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट इन लैंड लॉ। ज़मीन का जो लॉ है उसको तब्दील करना, उसके अंदर तब्दीली लाना, ये भी एक इसका हिस्सा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद स्क्रीन शॉट लें जल्दी। आगे इनके चैप्टर के नाम लिखें। अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा ना, मतलब ये जो हमारे पास लैंड रेवेन्यू एक्ट है ये बताता है कि आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो रेवेन्यू ऑफिसर को अपॉइंट करना है तो उसके फंक्शन क्या होंगी, ड्यूटीज़ क्या होंगी, और उसको अपॉइंटमेंट करने का क्या तरीकाकार होगा। अगर वो अपॉइंट होता है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब MBBS डॉक्टर को तो अपॉइंट नहीं कर सकते ना, वो बंदा अपॉइंट करेंगे ना जिनको मतलब है कि ज़मीन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होगी या उसने कोई कोर्स किया होगा जिस तरह से, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लिए जी जनाब, स्क्रीन शॉट ले लिए। अच्छा जी, इंग्लिश ऐसे और रेवेन्यू हम हफ्ते के अंदर 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है जी, आपने नोट कर लेना पर टाइम टेबल। अच्छा जी, हमारे पास जो टोटल मतलब है मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, वैसे तो आप भी मतलब गूगल करके सर्च कर सकते हैं। चैप्टर 1, टोटल चैप्टर कितने बताइए। अभी मैंने आपको बताया टोटल चैप्टर कितने बना, 15। अच्छा जी, ये जो एक्ट है ये कब लागू हुआ,
4 दिसंबर, ठीक है ना, 7 दिसंबर, हाँ 7 दिसंबर बिल्कुल। अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन डेफिनेशन, यानी दूसरे चैप्टर का एक्चुअली जो नाम है ना वो डेफिनेशन है, लेकिन किसकी डेफिनेशन है? डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन। नंबर 3, अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ, आरओ का मतलब है रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, आरओ का मतलब है रेवेन्यू ऑफिसर। नंबर 4, PROCEDUR, प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। नंबर 5, विलेज, विलेज ऑफिसर किसको कहते हैं? एनीवन? नंबर 6, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पटवारी का अदर नाम विलेज ऑफिसर है, ठीक है ना, क्योंकि एक गांव दिया जाता है और उस गांव के अंदर जनाब वाला आपने काम करना होता है। रिकॉर्ड प्रिपरेशन, रिकॉर्ड को बनाना, ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट, रिकॉर्ड ऑफ राइट, यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट से आपने जो है रिकॉर्ड को प्रिपेयर भी करना है। नंबर 7, असेसमेंट ऑफ रेवेन्यूज। नंबर 8, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये आपने कल जनाब वाला परसों की जो क्लास होगी मैं हर बंदे से सुनूंगा, जितना मैंने आपको लैंड रिकॉर्ड के बारे में आज पढ़ाया ना ये मैं सुनूंगा कि आप इसकी और लागू कब हुआ, चैप्टर का नाम बताएं और पूरी एक राशि। जी जी, विलेज, विलेज ऑफिसर को पटवारी कहते हैं। याद रखिएगा, ये उस्मान बुदार की जब हुकूमत आई थी तो उन्होंने ऐलान किया था कि हम 750 विलेज ऑफिसर की नई सीटें निकाली, लेकिन उसके बाद वो बेचारा खुद ही चला गया यहाँ से। नंबर 9, RECOVER, रिकवरीज ऑफ अदर डिमांड, अदर्स, अदर डिमांड बाय रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर की कोई अदर डिमांड होगी तो जनाब वो उसका मतलब है कि रिकवरी भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, SURVEY, सर्वेज एंड बाउंड्रीज। ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है कि आपका जो असल प्लाट था वो कौन सा है, उसकी कौन सी बाउंड्री है। नंबर 11, PARTITION, पार्टीशन। नंबर 12, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन होता है कोई झगड़ा हो जाता है ना, तो झगड़े को जनाब वाला ख़त्म करने के लिए क्या अमल अपनाया जाएगा, तो उसका कौन सा आर्बिट्रेशन होगा, कौन सी कोर्ट में जाएगा। अच्छा जी, अपील, रिव्यू, रिवीजन, ठीक हो गया। नंबर 14, सप्लीमेंट्री प्रोविजन, SUPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री प्रोविजन। सप्लीमेंट्री प्रोविजन जो होती है ना, हिफाजत को कहते हैं। अगर एक बंदे ने ज़मीन ले ली है, उसके ऊपर जनाब कब्जा किसी और का है, वाली म्यूट करें,
वॉल्यूम म्यूट करें। अच्छा जी, सप्लीमेंट्री प्रोविजन का मतलब है कि आपका जो रकबा है, आपके ऊपर किसी बंदे ने और ने कब्जा कर लिया है, तो ये भी महकमे ने जनाब उसको लेके देना है। नंबर 15 और आखिरी, इसका नाम है जनाब MISCELLANEO, मिसलीनियस। मिसलीनियस के अंदर जनाब अदर पार्ट्स आ जाते हैं। स्क्रीन शॉट ले जल्दी जल्दी से, ले लिया फ़ौरन बताइएगा। रेवेन्यू एक्ट के 15 चैप्टर है। कौन था रेवेन्यू एक्ट? 1967 के। जी मुझे समझ नहीं आपकी बात। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, सप्लीमेंट्री प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है हिफाजत। लाइक दैट आपके रकबे के ऊपर जो है वो कब्जा हो गया, तो कब्जे को कैसे छुड़ाया जाएगा? आपका जो एक राइट है वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए उसके ऊपर जो है वो प्रोविजन देता है। प्रोविजन मीन हिफाजत। स्क्रीन शॉट, ये अपना वॉल्यूम तो म्यूट कर रखें। आपको सवाल पूछ लिया तो वॉल्यूम म्यूट कर दिया करें ताकि बाकी बंदों को प्रॉब्लम हो। जी जनाब, स्क्रीन शॉट ले लिया। अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, और टर्मिनोलॉजीज जो है उसके ऊपर आपने दो चीज़ें मैं आज लिखवा देता हूँ, मौजा और खेवट नंबर, ताकि आपको जो है ना पता होना चाहिए, ठीक। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास जो है ये हमारा मतलब जो गांव है वो देहात है, बिल्कुल दरिया चनाब का इलाका है, बेट का इलाका है, ठीक है। तो हमारा भी एक बंदे के साथ ज़मीन का झगड़ा था काफ़ी समय पहले, तो वो ख़त्म हो गया। तो वहाँ से जनाब मुझे ज़मीन का मतलब अच्छी तरह पता है भाई जनाब किस तरह खेवट होती है, ज़मीन के अंदर कितने एकड़ के अंदर कितने मरले होते हैं, कितने मुरब्बे होते हैं, एक मुरब्बे का, एक मौदे का पहला मुरब्बा कौन सा होता है, ये सारा मुझे मतलब उस झगड़े से पता चला। सबसे पहले आप लिखेंगे जनाब मौजा, ठीक है। इट इज ए लार्ज यूनिट ऑफ विलेज, ठीक है। एक विलेज का एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। एंड जी रेवेन्यू स्टेट के अंदर जो है ना वो मतलब पूरा एक तहसील है, ठीक है। तहसील के अंदर पूरी तहसील वो मतलब कवर करती है। ये आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप बेफिक्र हो जाए, ठीक है ना। आगे आगे मतलब आपने हर चीज़ को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे लिखें। एंड आल्सो एंड इट हैज आल्सो फ्यू विलेज, यानी इस मौदे के अंदर काफी सारे विलेज भी हो सकते हैं, ठीक हो क्या। हर मौजे का अपना पटवारी होता है, हर मौजे का अपना पटवारी होता है। हर मौजे को मौजे का नाम इलाके की निस्बत से रखा जाता है, ठीक है। वहां पे जनाब कौन मशहूर है जी? वहां पे जनाब पूरे गांव के अंदर जनाब हाफिज बरखरदार मशहूर है। लाइक मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो जनाब उसके बाद जनाब पूरे ज़िले में जो है पूरे गांव के अंदर हाफिज बरखरदार को हर बंदा जानता है। उसके बाद जनाब उस मौदे का नाम नहीं रखा हुआ, तो हाफिज बरखरदार के नाम से मौदा बन जाएगा, ठीक है। ये मतलब निस्बत है। इट हैज़ अप टू 8,000, यानी इससे ज्यादा भी हो सकती है, 8,000 एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है।
मुआवजा बनाने के लिए कुछ विलेज मिलाकर बना दिया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, यहाँ पे आप एक लिखिए मुरब्बा। मुरब्बा के अंदर 25 एकड़ होते हैं, या OR का मतलब या 50 बीघा। अलग से है या पता नहीं किस तरह मतलब लिख रहे हैं, 50 बीघा। ठीक है। मुरब्बे के बाद जनाब हमारे पास अगर पेपर में ये सवाल आ जाता है कि हाफ मुरब्बा किसके बराबर होता है, तो इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे 12.5 आ जाएगा। मुरब्बे के बाद एकड़ आ जाती है। एकड़ के अंदर जो है, एकड़ के अंदर कितने मरले होते हैं, मतलब है कि आप ये समझे 2 बीघे या 160 मरला, 160 मरला होता है। ठीक हो गया। इधर या भी लेंगे, या 8 कनाल होती है। ठीक हो गया। एक कनाल में 20 मरला होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कनाल मरला, एक मरला 3 फुट का होता है। अच्छा, शहरों में इसकी लंबाई कम होती है। ठीक है। लाइक दैट जनाब 3 फुट इधर और 3 फुट इधर, 3 फुट इधर और 3 फुट इधर, तो ये एक मरला बन जाता है। सॉरी 3 फुट ना, 3 जनाब वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, हाँ मीटर। ठीक। नहीं, मीटर बड़ा होता है, गाज बड़ा होता है। मीटर बड़ा होता है, गाज छोटा। मीटर बड़ा होता है, गाज छोटा होता है। ठीक है ना। तो ये जनाब एक्चुअली मतलब है आपने मेजरमेंट करनी होती है। ठीक है। जैसे हमारे सामने जनाब अगर आप किसी भी ज़मीन के मेजरमेंट करते हैं ना, तो लंबाई ये हमारे पास होगी जनाब, लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई। यहाँ पे लिख देता हूँ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अच्छा, एक बात मुझे ये बताएं कि जनाब, हाँ, एक मरले के अंदर कितने फुट होते हैं, ये सवाल है इम्पोर्टेंट। 272 इशारिया, बस 272 याद रखिए। अच्छा, 272 होते हैं विलेज में, 270 होते हैं गांव में, सॉरी शहर में। शहर का मरला छोटा होता है, गांव का बड़ा होता है। ये भी आपने याद रखना है। इंडिया के पूरे शहर के अंदर, चाहे गांव है चाहे जो भी है, इंडिया में ये 270 का इस्तेमाल होता है। लाहौर में 270 इस्तेमाल होता है। ठीक है। इस्लामाबाद में 270 इस्तेमाल होता है, बाकी हर जगह 272 इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका ये प्लाट पड़ा हुआ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता है। लंबाई जनाब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जी मैं कहता हूँ जी लाइक दैट हमारे पास है जी मरले में एक फुट एक मरले में। मैं आपको बताता हूँ लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है। मेरा ये प्लाट है लाइक दैट, मैं आपको मिसाल देता हूँ। इसकी लंबाई है जनाब 51 फुट और इसकी जो चौड़ाई है ना वो है जनाब 26 फुट, 26 में 27 फुट। ठीक है। मैंने आपको कैलकुलेशन बतानी है कि लंबाई ज़रब चौड़ाई 51 मल्टीप्लाई बाय 27 कितना जवाब आता है, निकालें जल्दी। 27 एकम 27
कैरी 2 आ जाएगा। 27 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है जवाब? 135, 135 2 37। यार गलत हो गया, 27 को देंगे तो 137 आ जाएगा, 137। ठीक है, देखें 1370 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने से 1370 आ रहा है। इसको अब डिवाइड करेंगे हम इसके ऊपर 272, 272 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वो मरले बता देगा। ठीक है, लंबाई दरब चौड़ाई 272 डिवाइड। अच्छा आपने ना जो मैंने आपको बताया कि 270 फुट इस्तेमाल होते हैं शहर के अंदर, पाकिस्तान में लाहौर इस्लामाबाद में होते हैं और इंडिया पूरे में इस्तेमाल होते हैं। मुग़ल दौर में भी ये 270 वाला पहाड़ इस्तेमाल होता था। और इसी तरह जो वो क्या कहते हैं ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने भी 270 वाला ही पहाड़ इस्तेमाल किया। लेकिन पंजाब आप पाकिस्तान के अंदर लाहौर इस्लामाबाद के अंदर अभी 272 का इस्तेमाल होता है। आप मुल्तान शहर में लें, आप विलेज में लें, खानेवाल शहर में लें, जनाब अपना फैसलाबाद में लें, 272 से लें। जी समझ आ गई जनाब? स्क्रीन शॉट लें। तो ये जनाब हमारा आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंग्लिश एसे के ऊपर भी और लैंड एक्ट के ऊपर भी ये ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपको टाइम टेबल शेयर कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास जो टीचर था ना वो अवेल नहीं हो रहा था कोई। तो 2-4 बंदों से मैंने इंटरव्यू पहले किए कंप्लीट, उनमें से जो मुझे सबसे बेहतर और कॉम्पिटेंट बंदा लगा मैंने वो सिलेक्ट किया। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट का इंग्लिश एसे के भी 2 लेक्चर होंगे और लैंड एक्ट के भी 2 लेक्चर होंगे हर वीक के अंदर, ताकि आपका जो है मैक्सिमम पढ़ा जा सके। और जितना मैंने आपको लैंड एक्ट पढ़ा दिया है ना, इंतहाई आसान तरीके से और इंतहाई मतलब समझ लें बिल्कुल सिंपल, जैसे एक बच्चे को पकड़ के सिखाया जाता है कि ऐसा लिखना है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको जो मैंने मिसाल दी थी कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो अब आपने डेली का काम डेली करना है, क्योंकि ये चीज़ें भूल जाता है मेरे बंदा। और ये आपने लंबाई चौड़ाई जो है ना, ये आपने आपका घर है ना उसकी लंबाई चौड़ाई चेक करें, उसको 272 में तकसीम करेंगे 5 मरले आ जाएगा जवाब। ठीक है जी जनाब, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी बात सुने। हमारा जो है ना इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे, और ये आपका 15 नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तैयारी हो गई उर्दू ऐसे की। और जनरल नॉलेज की तैयारी आप पहले से भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो वो आपकी जब भी आप मर्जी वो पेपर लें आपके पास हो जाएगा। रेवेन्यू एक्ट जो है हम हफ्ते में 2 दिन लेंगे, इसका पेपर जनाब नवंबर में नहीं होगा। अभी आगे कैनाल पटवारी कौन है, उसके बाद जाके शेड्यूल होगा जाके। तो इसलिए मैं आपको बताऊं ये हो जाएगा, अगर आप इस तरह प्रॉपर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दिस। अब आपको जो मैंने रेवेन्यू एक्ट बताया है, जिस तरह मतलब एक खेवट होती है, सारा कुछ ये जितना भी पढ़ा समझ आ गई नहीं है। अब आपको कल जब परसों क्लास होगी तो मैं सबसे पहले आपसे बताऊंगा कि जनाब ये बताइएगा कि एक कैनाल के अंदर कितने फुट होंगे, आपने बताना है। क्योंकि एक कैनाल में 20 मरले होते हैं, 5 मरले में 1370 फुट होते हैं। तो अब आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? कोई बात नहीं है जनाब। मैं आपको बताऊं कि मैं 2013 से जनाब इस फील्ड में हूँ। ठीक है, ये जो सारा भी इंग्लिश ऐसे पढ़ा के गए थे ना, ठीक है ना, मैं इनसे अच्छा आपको पढ़ा सकता हूँ इंग्लिश ऐसे, क्योंकि मैंने 2 बार PMSCS एग्ज़ाम दिए हुए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने बताया कि WO का मतलब क्या है, मुझे इसका शायद मीनिंग ना आए, क्योंकि एक चीज़ एक बंदे की हर बंदे की हर फील्ड नहीं हो सकती। ठीक है, इंग्लिश का बंदा इंग्लिश ही पढ़ा सकता है, इंग्लिश का बंदा रियाजी नहीं पढ़ा सकता। लेकिन जो PPSC है इसमें आपको पता 10 सब्जेक्ट हैं,
10 सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से कोर्स से पढ़ाना ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी महारत की बात है, ठीक है। और ये जनाब आपको याद रहना चाहिए कि मेरी 7-8 साल की मेहनत है। तो इंशाल्लाह ताला आपका ये जनाब, आपने एक बात ध्यान में रखनी, आपने इंग्लिश ऐसे में इंग्लिश वाले पेपर में 70+ में टारगेट रखें, उर्दू में 70+ में टारगेट रखें, जीके में 85+ में टारगेट रखें, और इसी तरह आपका रेवेन्यू जो है रेवेन्यू 75+ में टारगेट रखें। ये टारगेट होना चाहिए। इस टारगेट से आपको फ़र्क जो पड़े वो 19-20 का पड़े, ज़्यादा ना पड़े। नहीं कोई बात नहीं है, मेरा कहने का ये मतलब है जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आपको आर्ट्स ऐसे की आउटलाइन आती होंगी ना, याद होंगी ना, उनका मतलब भी पता होगा ना, तो आप जनाब अच्छी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और हर ऐसे को शुरू करने से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं वो मैं खुद आपको नोट करवाऊंगा कि आपने शुरू की लाइन क्या लिखनी है, ताकि वो, क्योंकि एक जो एग्जामिनर होता है ना, वो पहली लाइन पढ़ने के बाद भी आपको नंबर लगा देता है, उसके पता चल जाएगा इसने क्या लिखा है, ठीक है। ये एनी अदर क्वेश्चन जनाब?